हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं और उनके एग्ज़ाम्स आ चुके हैं, या इसके अलावा वे सभी स्टूडेंट्स जो कि सिविल सेवा एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और वो अपने मेंस पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं। सो गाइस, आप सभी की ऑन डिमांड पर हमने आईजीपी की यानी जो इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स है उसकी जो सीरीज़ चला रखी थी उसका आज एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का थंबनेल देखा और वीडियो में प्रवेश कर चुके हैं, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान सभा की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, यानी जो हमारा संविधान बना उसके अंदर क्या ऐसे हिस्टोरिकल बातें थी जिसकी वजह से हमारे संविधान पर असर पड़ा और हमारा संविधान आज जिस रूप में है वो बन पाया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, चलिए बात करते हैं अपने इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन की। कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन यानी परिचय लिखना है। यहाँ पर हम बताएंगे कि भाई संविधान का मतलब क्या है। पहली बात तो संविधान है क्या, क्योंकि संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको संविधान के बारे में ही नहीं पता है तो फिर किस हिसाब से आप इसकी भूमिका का वर्णन कर पाएंगे। चलिए, सबसे पहले संविधान का मतलब क्या होता है कि संविधान वे लिखित या फिर अलिखित नियमों की एक नियमावली है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि संविधान जो है लिखित और अलिखित नियमों का, विधियों का एक संग्रह है जिसके आधार पर शासन के विभिन्न अंगों को शक्तियों का विभाजन किया गया है और उन्हीं के आधार पर क्या किया जाता है, किसी भी देश का शासन चलाया जाता है। आमतौर पर संविधान में ये बात स्पष्ट रूप से बोल दी जाती है कि शासन का कौन सा अंग क्या निर्णय लेगा, शासन के अंग की कैसी रचना होगी, और उन सभी नियमों को संविधान के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है। संविधान के अनुसार ही अगर हम बात करें पूरे के पूरे देश की शासन व्यवस्था चलेगी। सरकार किन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है, किन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती है, इस बात का पता भी हमें संविधान से ही पता चलता है। एक विचारक थे जो यूनानी विचारक कहलाते हैं, प्राचीन यूनानी विचारक जिनका नाम था अरस्तु। उन्होंने अपने युग में 158 गणराज्यों का संविधान पढ़ा था और इसके बाद में उन्होंने अपनी एक रचना लिखी थी जिसका नाम था रिपब्लिक। यहाँ पर आगे हमने बताया है कि आधुनिक समय में जो संविधान निर्मित हुए हैं उन सभी में सबसे पहला लिखित और जो क्रियाशील संविधान है, जिसे सबसे ज़्यादा ताकतवर संविधान भी पूरी दुनिया का कहते हैं, उसे हम अमेरिका का संविधान कहते हैं। जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो 13 उपनिवेशों में ये बटा हुआ था और इसके बाद में आज जो हम देख रहे हैं 2021, वह एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हम देखते हैं। अगर हम देखें गाइस तो अमेरिका 1778 में फिलाडेल्फिया नामक एक सम्मेलन हुआ वहाँ पर अमेरिका में, और इसी फिलाडेल्फिया सम्मेलन के तहत ही क्या किया गया, अमेरिका का पूरा संविधान बनाया गया। इसके बाद आगे चल के हमने देखा कि भाई फ्रांस ने भी अपना आगे चलकर लिखित संविधान बनाया। पहले 1789 में फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हुई और इसके बाद में फ्रांस ने अपना क्या किया, एक लिखित संविधान बनाया, और इसी चीज़ को देखा देख आगे चल के स्पेन, पुर्तगाल, स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, ऐसे बहुत से देश हैं जिसमें से भारत भी है, उन्होंने आगे चल के अपना क्या किया, संविधान बनाया। लेकिन आगे चल के देखेंगे 1917 में रूस में जो रूसी क्रांति हुई, जिसे हम बोल्शेविक क्रांति भी बोलते हैं। उसके बाद नेता वहाँ के रूस के नेताओं ने भी अपना एक अलग संविधान बनाया जो अलग संविधान था पहले के मुकाबले। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने देश के प्रोस्पेक्टिव में। हम सभी जानते हैं कि भाई हमारे देश में जो राष्ट्रीय आंदोलन थे वो क्यों चल रहे थे। उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न ये था कि भाई जो भी हमारे राष्ट्र के नेता थे वो बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि जो ब्रिटेन की जो संसद में जो भी कानून बनाया जाता है
वह भारत की इच्छाओं आकांक्षाओं को पूर्ति नहीं करता। इसीलिए भारत को क्या करना पड़ेगा, अपना खुद का संविधान बनाना पड़ेगा। इसीलिए भारत को अपना खुद का संविधान निर्मित करना चाहिए। यह बात निकल के हमारे सामने आती है। सो गाइस, इन सभी चीज़ों में हमें एक चीज़ और देखते हैं, भारतीय जनता ये जानती थी कि जितने भी नियम बनाए जा रहे हैं ये भारतीय जनता की इच्छा के विरुद्ध है, और ये कौन कर रहा है, ये ब्रिटिश सरकार बना रही है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। संविधान का निर्माण जो है ब्रिटिश सरकार नहीं बल्कि भारतीय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बनाए, ऐसा नेताओं का कहना था। गांधी जी ने भी पूर्ण स्वराज की ही मांग करी थी, और इसके बाद ये कहा था कि भाई जनता के प्रतिनिधियों द्वारा एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें जनता की सभी इच्छा और सभी आवश्यकताओं को पूर्ति किया जाएगा। अब हम एक एक करके बात करेंगे कि भाई वो जो भारतीय संविधान सभा है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कहाँ से जुड़ी है, कहाँ से नहीं जुड़ी है। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट क्या था, सन 1928 में साइमन कमीशन के आने के बाद में सभी दलों ने एक सम्मेलन आयोजित किया था, जिसके अंदर ये बात कही दी गई थी कि भाई आगे भारत का जो संविधान होगा वो भारत के जो नेता हैंगे वही बनाएंगे, और आगे भारत ब्रिटेन से जब भारत को आज़ादी मिल जाएगी तो भारत क्या करेगा, अपना एक संविधान बनाएगा। और इस सम्मेलन के अंदर ही नेहरू रिपीट जो 1928 में कांग्रेस तथा सर्वदलीय जो ये सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन में ही ये बात कह दी गई थी कि भैया संविधान आगे चल के बनाया जाएगा और उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। अगर हम देखें इस पूरे के पूरे सम्मेलन में किसने अध्यक्षता करी थी, तो मोतीलाल नेहरू जी ने अध्यक्षता करी थी, और उन्हीं की अध्यक्षता में एक अलग से समिति बनाई गई थी, उन्हीं को ये काम सौंपा गया था। इस समिति के अब कौन कौन सदस्य थे तो मैं आपको बता दूं, सर अली इमाम, इसके बाद सर तेज बहादुर सप्रू, और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस, ये 3 सदस्य इसके अंदर शामिल थे। इस समिति की रिपोर्ट के बाद में अगर हम देखें इस समिति ने जो रिपोर्ट दी इसे ही हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं, और संविधान निर्माण में ये एक महत्वपूर्ण पहलकदमी थी, क्योंकि इस जगह पर ही डायरेक्टली ये बात कह दी थी सर्वदलीय और सभी दलों की इस बात पर सहमति भी हो गई थी कि भाई हम क्या करेंगे, आगे चल के अपना एक खुद का संविधान बनाएंगे। और इसकी विशेषता क्या रही, अगर आप देखेंगे ये सम्मेलन हुआ तो इसमें क्या कहा गया, देशी रियासतों और जो ब्रिटेन के प्रांत हैं उनमें से मिलकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी जो आगे चल के संविधान बनाएगा। दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या बात कही गई कि केंद्रीय विधानमंडल में मुस्लिमों को 1/3 सीटें दी जाएंगी, और प्रांतीय विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर उनके लिए सीटों का आरक्षण भी, रिजर्वेशन भी किया जाएगा। तीसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट जो थी मोतीलाल नेहरू समिति की, उन्होंने अधिकारों का एक मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र है उसको इसमें समावेश किया, और आज जो हमारे पास में मौलिक अधिकार हैं उसमें से अधिकतम जो अधिकार है वो इसी मैनिफेस्टो से लिए गए हैं। चौथी बात क्या थी इसके अंदर, चौथी बात इसके अंदर ये थी कि जो केंद्र के गवर्नर जनरल है और प्रांत के जो गवर्नर जनरल है उनके लिए क्या किया जाएगा, अगर आप देखेंगे संवैधानिक अध्यक्षता के नाते कार्य करेंगे। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जब साइमन कमीशन आया तो उसमें एक बात हुई थी, या फिर जो अंग्रेजों की तरफ से हमें पता है समय समय पर अधिनियम आते रहते थे, उन सभी अधिनियमों में एक बात होती थी कि भाई हमारा जो फेडरेशन होगा उसमें केंद्र जो है वो कमज़ोर रहेगा, और भारत में गवर्नर की नियुक्ति की जाएगी प्रांतों में, जिसकी नियुक्ति पे ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, जैसे कनाडा में होता है मुख्य भूमिका होती है, ऐसी भारत में भी होगा। परंतु यहाँ पर हमारे जो लोग थे उनका ऐसा नहीं कहना था, उनका कहना था हमें आज़ादी चाहिए, प्लस में कैसी चाहिए आज़ादी, पूर्ण स्वराज की घोषणा करी और पूर्ण स्वराज की आज़ादी चाहिए, ऐसा हमारे यहाँ के बुद्धिजीवियों का कहना था। इसके बाद हम देखेंगे आगे चल के कांग्रेस का 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, और ये अधिवेशन जो था अत्यंत उत्तेजनिक था, यानी काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव था। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, और कांग्रेस को पूर्ण स्वराज की घोषणा इन्होंने कब करी थी, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा 26 जनवरी 1930 को की थी। और इसीलिए आगे चल के क्या है कि भाई हम देखेंगे जो भारतीय संविधान है वो 26 नवंबर को बन के तैयार हो गया था, परंतु 26 नवंबर को लागू नहीं हुआ बल्कि वो 26 जनवरी को लागू हुआ। उसके पीछे यही कारण था। अब ये भी देखें हम कि बाद में संविधान सभा की स्थापना और कांग्रेस
का एक प्रमुख, अब अगर हम देखें संविधान सभा का निर्माण और कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण अंग बनना भारतीय शासन व्यवस्था का, ये मान लिया गया, क्योंकि कांग्रेस जो थी उसको मेजोरिटी थी। अब आप बोलेंगे कैसे, मैं आपको बता देता हूँ कि भाई 1934 में जब भारतीय शासन अधिनियम गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया यानी 1935 आया, 34 में था पर इसे कहा 35 गया था, अंतिम रूप में आया, तो उसमें संविधान सभा की मांग जो है बहुत तेज़ी से बुलंद हो चुकी थी। सभी पार्टी जो है स्वराज की मांग कर रही थी, यानी हमें ये कह रही थी कि भाई हमें आज़ादी चाहिए और हम ऐसी शासन व्यवस्था अपनाएंगे जो आत्मनिर्भर हो, जो कैसी शासन व्यवस्था हो जिसमें जनता के खुद के अधिकार हो, जनता जो है खुद उसमें सारे निर्णय और सारी भूमिका निभा सके। ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस अधिकार को लागू करने के लिए यह ज़रूरत संविधान सभा का गठन किया गया। आगे चल के हम क्या देखते हैं कि यह ज़रूरत महसूस की गई कि संविधान जब हम बनाएंगे तो उसको किस तरीके से बनाएंगे, और आगे चल के क्या किया गया, संविधान सभा का गठन किया गया और इसमें प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक दल के प्रतिनिधि शामिल थे। इसके साथ साथ हम देखेंगे महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया और 1936 में कौन सा है, फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने एक आशय का एक लंबा प्रस्ताव पारित किया, यानी एक काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, ये काफ़ी लंबा प्रस्ताव पारित हुआ और इसमें कहा कि भाई भारतीय जनता केवल उस संविधान को स्वीकार करेगी जो वे खुद बनाएगी, ना कि ब्रिटेन की तरफ से जो संविधान बनाया जाएगा वो नहीं अपनाया जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है संवैधानिक गतिरोध। संवैधानिक गतिरोध के अंदर क्या है कि भाई 1935 में भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत 1937 में जो चुनाव हुए उसमें 11 प्रांत में से 8 प्रांतों में कांग्रेस पार्टी जो है उसकी सरकार बनी, लेकिन ये सभी सरकारें जो हैं वो ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई, क्योंकि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है और इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर अगर हम देखेंगे तो क्या होता है कि भाई भारत को भी उसमें शामिल होना पड़ता है, क्योंकि वो ब्रिटेन का उपनिवेश था और इसी से रुष्ट होकर जो सभी कांग्रेस के नेता थे उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद फिर संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो गया और आगे चल के सन 1940 के बाद में अगर हम देखेंगे तो ये लगातार जारी रहता है, लेकिन 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अंत हुआ और उसके बाद में हम देखेंगे कि ब्रिटेन के अंदर एक नई सरकार आ जाती है, लेबर पार्टी की सरकार, और कहीं ना कहीं वो हम लोगों की आज़ादी में एक मुख्य भूमिका निभाती है। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कहूँ कि भाई उस समय जो भारतीयों को स्थान दिया जाए जो भारतीय शासन व्यवस्था में, ये बात चल रही थी। उन्होंने डायरेक्टली संकेत भी कर दिया था कि भाई युद्ध समाप्ति के बाद में भारतीय संविधान की रूपरेखा पर विचार करेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। और आगे चल के क्या है कि अंग्रेज़ों की ओर से कैबिनेट मिशन आया। उस कैबिनेट मिशन के तहत क्या क्या आ गया था, मैंने जो आपको पहले बात बता दी कि भारतीय जो केंद्र है उसको कमज़ोर किया जाएगा, भारतीय केंद्र जो है उसको कमज़ोर किया जाएगा, और केंद्र को कमज़ोर करने के साथ साथ इसके अंदर एक बात ये भी स्पष्ट रूप से कह दी गई थी कि भाई जो गवर्नर नियुक्त किया जाएगा। परंतु भारत ने इसके बाद में क्या किया, क्विट इंडिया मूवमेंट चला दिया, भारत छोड़ो आंदोलन चला दिया। और इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो जो ये क्रिप्स जो आपने पढ़ा कैबिनेट मिशन, तो ये कैबिनेट मिशन जो है इसके अंदर 3 सदस्य इंग्लैंड की ओर से भारत आए थे, जिनका नाम था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर एटफ्रिड क्रिप्स और आपका एवी अलेक्जेंडर, ये भारत भेजे गए। इन्हें ही कैबिनेट मिशन कहा जाता है। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था भारतीय राजनीति का जो भी समस्या था उसको दूर करना और राजनीतिक दलों और जो वर्ग से भेंट करने के बाद में मिशन के लिए पाकिस्तान की मांग, यानी फिर जैसे ही भारतीय दलों के साथ बैठक हुई तो भाई पाकिस्तान की कैबिनेट मिशन के सामने मांग हुई, लेकिन इन्होंने नामंजूर कर दिया उस समय। और उस समय देश के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा की स्थापना का सुझाव दिया इन्होंने, और इसके बाद में नए संविधान के अंतर्गत भारत में संघीय सरकार के अंतर्गत भारत सरकार की स्थापना की जाएगी। क्या की जाएगी, संविधान बनाने के लिए प्रस्ताव रखा गया और आगे चल के कहा गया कि एक संविधान सभा बनाइए, यही क्या करेगी, संविधान बनाएगी। और इसके साथ साथ अगर हम देखें आगे चल के तो ऐसे ही आपकी जो व्यवस्थाएं चलेगी और इसके बाद में भारत सरकार बन जाएगा।
इसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ये है कि केंद्र सरकार के नियंत्रण में केवल 3 चीज़ के विषय रहेंगे: प्रतिरक्षा, संचार और विदेशी मामले। शेष सभी प्रबंधन है वो देशी रियासतें और प्रांत के जो भी नियंत्रण होंगे उनको दे दिया जाएगा। यानी केंद्र को कमज़ोर किया जा रहा था फिर से, लेकिन परंतु वही बात है जो मैंने आपको बताई कि केंद्र के नियंत्रण काफ़ी सीमित स्वतंत्र होगा। कैबिनेट मिशन का ये भी कहना था कि जब सरकार नया संविधान लागू होगा तो एक अंतरिम सरकार, जब तक अंग्रेज छोड़ के जाएंगे संविधान बनेगा तो उसके बीच में एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी जिसमें सभी दल, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टी के प्रमुख नेता होंगे और ये सब मिलके ही उस समय की देश की शासन व्यवस्था चलाई जाएगी। कैबिनेट मिशन योजना में कई दोष गिनाए जा सकते थे, जैसे केंद्र सरकार का कमजोर बनाना और आगे चल के मुस्लिम लीग द्वारा और कांग्रेस पार्टी द्वारा उसको स्वीकार भी ना करना, क्योंकि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग करी थी। शुरुआत में तो उन्होंने मना कर दिया, परंतु आगे चल के उन्होंने क्या कर दिया था, मुस्लिम लीग की जो मांग थी उसको स्वीकार कर लिया। और इसके बाद जुलाई 1946 में क्या किया गया भाई, संविधान सभा का चुनाव किया गया और 9 दिसंबर 1946 से भारतीय संविधान जो है वो बनना शुरू हो गया। और 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना जो संविधान का प्रियम्बल है इसको पढ़ा था और इसके साथ साथ ही क्या किया गया था, भारतीय संविधान का गठन कर लिया गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो गाइज, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करना, और अगर आप अपने कोई भी क्वेरी, कोई भी हमारे पास सुझाव देना चाहते हैं तो इस तरीके से भेज सकते हैं। सो गाइस, आप लोगों की अगर कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू स्टडी तो आप लोग हमें यहाँ पर हमारे इस ऑफिशियल इंस्टाग्राम की आईडी पे हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारी टीम में से कोई ना कोई आपकी जो प्रॉब्लम है उसको रिसॉल्व कर देगा। लेकिन अगर आप लोग पर्सनली मुझसे अपनी क्वेरीज को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरी ये इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ पर मुझे फॉलो करके अपनी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। इसके अलावा एक अल्टरनेटिव हमारा यूट्यूब चैनल और है जिसके अंदर स्टडीज़ की वीडियो अब लगातार आप लोगों को मिलने वाली है, आर्ट्स पॉइंट क्लासेस। हालांकि उस पर कई सारी वीडियोस उस पर डाली जा चुकी है, लेकिन अब आप लोगों के लिए यहाँ से भी और यहाँ से दोनों जगह से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग एसओएल सॉल्यूशन के नाम से फेसबुक पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे फेसबुक पेज से। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे ग्रुप्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए और ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स अब ये ना सोचे कि एसओएल के लिए और ये इग्नू के लिए, आप लोग यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ये इसीलिए इसको बनाए गए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे